गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपन अपना चैप्टर ऊष्मा गतिकी का चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 148, 149, 150 हो गए थे 3 लेक्चर। आज अपन बेटा लेक्चर नंबर 151 की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, कैलोरी, नियत दाब पर ऊष्मा, नियत आयतन पर ऊष्मा, इन सब की बात कर ली थी। आज बेटा अपन इसी में थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और फिर याद रखिएगा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके रखने। मैंने आपको बोला है टाइम टाइम पे अपन बेटा शीट भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अपन ने देखा था नियत दाब पर ऊष्मा जो थी उसे Cp बोला था और नियत आयतन पर जो ऊष्मा थी उसे Cv बोला है। तो बेटा इन दोनों में संबंध की बात की जा रही है जो एक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसे मेयर का संबंध भी अपन बोलते हैं। तो बेटा आज का अपना टॉपिक रहेगा क्या? Cp व Cv में संबंध, रिलेशन देखेंगे Cp और Cv। तो आपको Cp और Cv पता लग गया है। Cp का मतलब नियत दाब पर ऊष्मा और Cv का मतलब नियत आयतन पर ऊष्मा की बात बेटा की जाएगी। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो अब इसी में मैं बेटा आगे बात कर रहा हूं और अलग अलग ऊष्माधारिता और इनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो बेटा मैंने बोला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बेटा बोला जाता है मेयर संबंध। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, मेयर वैज्ञानिक का नाम था। मेयर संबंध क्या होता है? तो आप या बोलोगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसे मेयर का संबंध बोलते हैं। यहाँ पे बेटा Cp व Cv क्या है आपका? मोलर ऊष्माधारिता। Cp और Cv क्या है आपका? मोलर ऊष्माधारिता है। और R क्या है आपका? गैस नियतांक है। समझ में आ गई बात बेटा? तो इस तरीके से हमने एक रिलेशन बोला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जहां पे Cp और Cv आपकी मोलर ऊष्माधारिता है, R आपका गैस नियतांक है। बेटा ऐसा ही एक संबंध और हो सकता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। यहां पे बेटा जो Cp और Cv होगा वो क्या होगा? यहां पे अपन बोलेंगे Cp व Cv आपकी ऊष्माधारिता होगी। समझ में आती है बात? ऐसे ही मैंने बोला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन अणुभार। तो यहां पे अपन बात करें ये क्या है? तो यहां पे अपन बोलेंगे बेटा Cp और Cv जो है आपका, Cp व Cv क्या है आपका? विशिष्ट ऊष्माधारिता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो अलग अलग फॉर्मूलाज बताए आपको, अलग अलग Cp और Cv में संबंध बताए कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp Cv मोलर ऊष्माधारिता, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR, तो Cp और Cv ऊष्माधारिता, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन अणुभार, तो Cp और Cv क्या हो गया आपका? विशिष्ट ऊष्माधारिता हो गया है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और बताते हैं हम। क्या बताते हैं? Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? गामा, जिसे गामा को विशिष्ट ऊष्मा अनुपात या पॉइजन कांस्टेंट बोलते हैं। अपन ने बोला गामा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा अनुपात, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात बोलो, या बेटा इंग्लिश में बात करें तो वैज्ञानिक का नाम था पॉइजन्स कांस्टेंट। पॉइजन्स कांस्टेंट बोलूं या पॉइजन्स रेशियो बोलूं, एक ही बात होगी बेटा। समझ में आ गई है बात? चलूं आगे। तो इसमें बेटा अपन आगे बात करें कि ये गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे जल के लिए 1 होती है, एक परमाणुवीय गैस के लिए 1.66, द्विपरमाणुवीय गैस के लिए 1.4 और त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए 1.3। ये वैल्यूज बेटा फिक्स होती है, तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट भी है। जल के लिए गामा कितना होता है बेटा? जल के लिए 1। एक परमाणुवीय गैस के लिए एक परमाणुवीय गैस है तो उसके लिए गामा कितना होगा? 1.66। द्विपरमाणुवीय गैस है तो उसके लिए कितना होगा? 1.4। त्रिपरमाणुवीय गैस है
तो उसके लिए कितना होगा 1.33। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये वैल्यूज आपको रट के रखनी है, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जब मैं आपको शीट के न्यूमेरिकल करवाऊंगा वहां बताऊंगा। जल के लिए 1, एक परमाणुवीय गैस के लिए 1.66, द्विपरमाणुवीय गैस के लिए 1.4 और त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए 1.3 होती है। समझ में आ गई बात बेटा। अब इसमें अपन आगे बात करें, ये आगे और भी क्या क्या रिलेशन होंगे इसकी बात करते हैं। तो ये रफ करता हूं, फिर आगे बात करते हैं बेटा अपन। सीपी और सीवी का संबंध बेटा अपन पी और वी की टर्म्स में भी दे सकते हैं, लेकिन वो तभी लागू होगा जब अपने पास dt बेटा जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। बात करते हैं एक बार इसकी। ये बेटा याद रखने वाले पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है कि सर ये क्या दिया हुआ है। बेटा जो चीज दी हुई है उसको एज इट इज आपको ध्यान रखना है। तो बेटा अपन ने क्या बोला, एक ये भी हो सकता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P डेल्टा V, लेकिन इसकी अपन बात करें कब एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये पहली बात तो आदर्श और वास्तविक दोनों गैसों के सभी प्रक्रम में लागू होगा, लेकिन कब, जब आप dt डिग्री सेल्सियस को बेटा कितना मान लो 1 डिग्री सेल्सियस मान लो। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये अपन ने क्या बोला, यह तभी लागू होगा जब dt 1 डिग्री सेल्सियस हो तथा यह आदर्श व वास्तविक दोनों गैसों के लिए लागू, दोनों गैसों के लिए लागू होगा। समझ में आ गई बात। यह आदर्श और वास्तविक दोनों प्रकार की गैसों के लिए लागू होगा। इसमें dt को अपन कितना मान के चल रहे हैं बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहे हैं। बेटा अब एक इंपॉर्टेंट MTR जिसका क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है और इस टाइप का डायरेक्ट नोट पूछा जाता है। बेटा जब भी अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे या साम्यावस्था की बात करेंगे तो निकाय की ऊष्माधारिता का मान अनंत हो जाएगा। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, जब अवस्था परिवर्तन या साम्यावस्था में निकाय हो, में निकाय की ऊष्माधारिता का मान अनंत हो जाता है, क्योंकि उस समय ताप नियत रहता है, अर्थात dt इज इक्वल टू 0। ताप नियत है तो ताप में परिवर्तन dt कितना हो जाएगा 0, चूंकि C इज इक्वल टू dq अपॉन dt, तो dq अपॉन 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका अनंत आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कब कब, अवस्था परिवर्तन के दौरान और साम्यावस्था के दौरान आपके निकाय की ऊष्माधारिता का मान कितना हो जाएगा बेटा, अनंत हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। तो ये अपन ने बेटा सिंपल Cp Cv और कुछ एक दो रूल की बात की जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, फिक्स वैल्यूज हैं, फिक्स चीजें हैं, याद रखना है। ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। कई जगह मैं आपको बताऊंगा इसमें डायरेक्टली हमसे बेटा पूछा गया है। चले आगे। अब बेटा इसमें अपन आगे बात करते हैं। देखें अब अपना इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसपे काफी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अपन बेटा अलग अलग प्रक्रम में कार्यों की बात करेंगे कि अलग अलग प्रक्रम है, जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो उसमें बेटा कार्य कैसे निकालते हैं बेटा, अब अपन उसकी बात करेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? तो एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट हेडिंग अपनी
विभिन्न प्रक्रमों में किया गया कार्य। वर्क डन की बात कर रहे हैं बेटा, अलग अलग केस की। फर्स्ट अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर रहा हूं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब आप बोलोगे सर ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? बेटा अनुत्क्रमणीय को इंग्लिश में बोला जाता है इरिवर्सिबल, मतलब जो एक दिशा में चले, जो एक ही प्रकार से अभिक्रिया हो, जैसे दूध से दही जमना, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो एक बार हो गई दोबारा वापस नहीं लौट सकती। दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा, समझ गए? तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो एक ही दिशा में हो, एक बार हो, उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में बेटा कार्य की बात करते हैं तो वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब भी आपको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य की बात करे तो वहां पे आप बेटा क्या बोलोगे? कार्य मतलब W माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एक्सटर्नल मतलब बाहरी दाब। समझ में आ गई है बात बेटा? तो इसमें हमको क्वेश्चंस में कैसे पता लगेगा कि कहां पी एक्सटर्नल की बात हो रही है और कहां क्या हो रहा है? तो बेटा याद रखिएगा, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, नियत होता है। पी एक्सटर्नल होता क्या है? बाद वाला जो दाब होता है P2, उसे पी एक्सटर्नल बोलते हैं। तो यदि प्रश्न में दो दाबों की बात की है, बाद वाला दाब बाहरी दाब है, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, और नियत है, तो इसका मतलब अपन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में बात कर रहे हैं। और वहां पे कार्य का फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। घबराए नहीं, इस लेक्चर के बाद मैं ये जो भी आज कार्य वाले फॉर्मूले बताऊंगा उनसे रिलेटेड अपन एक पूरे लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। शीट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बेटा ये पूछा जाता है कि सर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तो संपीड़न भी हो सकता है, प्रसार भी हो सकता है, तो किस कार्य की बात कर रहे हैं? बेटा संपीड़न के दौरान अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य अधिकतम होता है। तो कोई आपसे बोले अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अपन किसकी बात करते हैं, तो हम बोलते हैं संपीड़न के दौरान किया गया अधिकतम कार्य। अभी अपन इसको ग्राफ से भी देखेंगे। अपन ने लिखा संपीड़न के दौरान किया गया अधिकतम कार्य। तो कोई आपसे पूछे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य अधिकतम कब होता है? भाई संपीड़न और प्रसार दोनों में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य हो सकता है, लेकिन अधिकतम किस में होता है? संपीड़न के दौरान। समझ में आती है बात बेटा? चले आगे। अब इसके बाद बेटा अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करेंगे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में अपन कैसे कर सकते हैं। डन। तो सेकंड देखिएगा, फर्स्ट अनुत्क्रमणीय प्रक्रम था, सेकंड उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। यहां पे फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी या dv v1 से v2। p dv होता है। क्या होता है आपका? p dv। और क्या आता है? v1 से v2। ये p क्या होता है आपका? यहां पे तो p नियत था, यहां पे p आपका वेरिएबल होता है, परिवर्तित होता है। p क्या होता है? वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब बेटा क्या बोलते हैं? परिवर्तित, नियत नहीं रहेगा। p क्या होगा? जो गैस का दाब है उसे p बोला हुआ है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में भी संपीड़न और प्रसार दोनों टाइम कार्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अधिकतम कब होता है? प्रसार के समय। तो अपन बोलते हैं प्रसार के दौरान किया गया अधिकतम कार्य। तो आज के बाद आपको यह भी समझ में आ गया क्या? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तो कार्य अधिकतम कब होता है? संपीड़न में। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य अधिकतम कब होता है? प्रसार में। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। यहां पे P कांस्टेंट रहता है, यहां पे वेरिएबल होता है। यहां पे P बाद वाला होता है P2, यहां पे P जो गैस का दाब होता है वो P होता है। बोलो समझ में आती है क्या बात? चलूं आगे बेटा। अब बेटा अपन इसमें दोनों केसेस में अलग अलग बात करेंगे कि संपीड़न और प्रसार को अपन ग्राफ से कैसे शो कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ग्राफ आपके बुक में बता रखा है इसलिए बता रहा हूं। तो डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है,
ग्राफ कार्य की जब भी बात करते हैं तो मतलब जो क्षेत्रफल होता है वही कार्य को बताता है। ये सब मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, अभी आपको नहीं घबराना। अभी मैं आपको ग्राफ से ये सिद्ध करके बताऊंगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन कैसे बोल सकते हैं कि प्रसार में तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य ज्यादा है और जबकि संपीड़न में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। तो मतलब अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ से अपन बेटा इसको कैसे समझाएंगे उसकी बात की जा रही। तो बेटा एक बार थोड़ा सा ग्राफ देखिएगा। बेटा मान लीजिए अपन ने यहां पे बात की, ये अपना P है और ये अपना V है। ये आयतन V1 हो गया, ये आयतन V2। V1 के लिए दाब हो गया आपका P1, V2 के लिए दाब हो गया आपका P2। डन बेटा। तो यहां पे दो चीजें आ रही है, यदि ये P2 एक्सटर्नल हो जाए, बाहरी दाब हो जाए P एक्सटर्नल, तो बेटा इसके द्वारा छायांकित क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये वाला होगा। कार्य का मतलब गणित बोलती है कि कार्य यदि आपको वैल्यू से निकालना है जब तो फॉर्मूला लगा दो, जैसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और यदि ग्राफ दे दे तो जो क्षेत्रफल है छायांकित भाग है, वो क्षेत्रफल जो होता है वो कार्य होता है। वो आपको बताता हूं कैसे। P एक्सटर्नल है तो वो इतना एरिया, ये यही एरिया है छायांकित, ये कर दीजिए। और P एक्सटर्नल नहीं है, पूरा P1 है, तो कितना ग्राफ होगा? ये होगा। समझ में आ गई बात? तो ये बेटा क्या हो रहा है, प्रसार की बात की है, प्रसार के दौरान कार्य की बात की है। तो अपन यहां पे देख रहे हैं प्रसार के दौरान किया गया अधिकतम कार्य। तो प्रसार के दौरान अधिकतम कार्य, अब अपन देखते हैं किसका ज्यादा आएगा। तो बेटा देखिएगा, प्रसार के दौरान हमको पता है प्रसार के दौरान उत्क्रमणीय प्रक्रम का ज्यादा है, तो ज्यादा आ रहा है क्या देखते हैं। तो हमने बोला W उत्क्रमणीय, मतलब प्रसार के दौरान किया गया कार्य ज्यादा है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से। उत्क्रमणीय प्रक्रम का ज्यादा है अनुत्क्रमणीय से। अनुत्क्रमणीय का कौन सा कार्य है बेटा? केवल ये वाला, इतना सा। जबकि उत्क्रमणीय का दोनों, ये प्लस, तो आप खुद ही बता दो कि पूरा ज्यादा है या इतना सा। तो पूरा ज्यादा है। पूरा किसका है? उत्क्रमणीय का, क्योंकि अनुत्क्रमणीय में तो कितना होता है? P एक्सटर्नल के बराबर, और P एक्सटर्नल कितना है वो आप लोगों को बेटा दिख गया है। समझ में आती है क्या बात बेटा? अरे बोलो, चलूं आगे। ऐसे ही बेटा अपन संपीड़न में देखेंगे कि संपीड़न के दौरान क्या हो रहा है। देखिएगा, ये तो प्रसार की बात कर रहे हैं, प्रसार ऐसे होता है और संपीड़न ऐसे दबाया जाता है। प्रसार का मतलब फैलना और संपीड़न का मतलब दबाना। कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बस आपको ग्राफ से सिद्ध करके बता रहा हूं कि जैसे प्रसार में उत्क्रमणीय में तो दोनों है और अनुत्क्रमणीय में इतना सा है, तो उत्क्रमणीय ज्यादा हो गया। अब देखिएगा बेटा, दूसरा अपन बात कर रहे हैं ग्राफ इसका। फिर से वही, ये P आ गया, ये V आ गया। अपन ने फिर से वही ग्राफ बताया, ये ग्राफ। तो इसकी क्या क्या कंडीशन होगी? मान लीजिए बेटा यहां पे दाब है P1 और यहां पे दाब है P2। P2 किसके बराबर है? P एक्सटर्नल। यहां पे आयतन है V, P2 के लिए V2, और ये हो गया V1। बेटा ये प्रसार की बात की थी, यहां संपीड़न की बात करेंगे। तो हमने बोला संपीड़न के दौरान अधिकतम कार्य। तो बेटा आपको पता है संपीड़न में किसका कार्य अधिकतम होता है? हमको पता है, ग्राफ से सिद्ध करके बताना है कि अनुत्क्रमणीय का कार्य ज्यादा होना चाहिए उत्क्रमणीय से। क्यों? क्योंकि संपीड़न किया है और संपीड़न में हमें पता है अनुत्क्रमणीय का कार्य ज्यादा होता है उत्क्रमणीय से। अब ग्राफ से देख लेते हैं। बेटा P एक्सटर्नल है, संपीड़न है, संपीड़न आगे से दबाएंगे, तो बेटा आगे से दबाएंगे तो टोटल जो वर्क होगा उसकी बात करेंगे। टोटल वर्क बेटा इधर तक आएगा, इसका तो पूरा इधर तक आ रहा है क्योंकि V1 यहां तक है। तो बेटा ये कितना होगा इसको देख लेते हैं।
तो बेटा इसको देखा मैंने, तो इसको ये कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ये टेढ़ी लाइन, और ये बेटा अपन और कुछ बोल देते हैं। तो देखिएगा बेटा अनुत्क्रमणीय में कितना आ रहा है, डैश 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 भी आ रहा है, प्लस ऐसे वाले भी आ रहे हैं, प्लस ऐसे वाले भी आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं। और जबकि उत्क्रमणीय में बेटा क्या आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं, इधर तक आ रहे हैं। तो उत्क्रमणीय में अपने क्या बोल दिया, ऐसे 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 वाले आ रहे हैं, प्लस तो ज्यादा किसमें है, अनुत्क्रमणीय। आप बोलोगे सर ये क्या था, समझ नहीं आया। बेटा आप सिंपल सा ये याद रखें, था इसलिए बता दिया, डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। कार्य क्या होता है, प्रसार में उत्क्रमणीय का ज्यादा, संपीड़न में अनुत्क्रमणीय का ज्यादा। कैसे, अनुत्क्रमणीय में ज्यादा जगह आ रही है, प्रसार में उत्क्रमणीय में ज्यादा जगह आ रही है। संपीड़न का मतलब ऊपर से दबाया जाता है, प्रसार का मतलब इधर से निकल रहा है, तो कितना प्रसार है उसका पीछे का कार्य है। समझ में आ गई बात। कैसे पता लगा, संपीड़न में उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में ये सब आएगा, क्योंकि पी एक्सटर्नल ने जितना कवर किया पूरा आएगा, यहाँ पी एक्सटर्नल ने इतना सा कवर किया था इसलिए ये आएगा। बोलो समझ में आती है क्या बात। तो ग्राफ से बेटा मैंने आपको समझाया कि कैसे किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। समझ में आ गई बात बेटा। चले आगे। अब इसमें बेटा अपन दक्षता की बात करेंगे और आगे बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिएगा नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, पूछे जाते हैं। प्रसार के दौरान बेटा अलग अलग प्रक्रम में बात करें तो समतापी में कार्य सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होगा देखते हैं। सबसे ज्यादा समदाबी, समदाबी, फिर समतापी, फिर रुद्धोष्म। समझ में आ गई बात। और वहीं संपीड़न में बात करें तो संपीड़न के दौरान क्या होगा बेटा, ये भी फिक्स है, जो ध्यान रखना है आपको, ये चेंज हो जाएगा। समदाबी में सबसे कम, समतापी में उससे ज्यादा, और रुद्धोष्म में सबसे ज्यादा। कब, जब अपन संपीड़न की बात करें। बेटा ये याद रखें, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, फिर आपको बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट देता है और डायरेक्ट पूछता है क्रम, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब बेटा अपन दक्षता की बात करते हैं। दक्षता का क्या फॉर्मूला आएगा। जब भी दक्षता की बात करें, दक्षता मतलब ईटा, वो क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो सर आउटपुट और इनपुट क्या है, कार्य के रिस्पेक्ट में बात करें, आउटपुट मतलब निकाय ने जो काम किया, इनपुट मतलब हमने निकाय पर जो काम किया। क्या हुआ है, निकाय द्वारा किया गया कार्य बटा निकाय पर किया गया कार्य। समझ में आ गई होगी बात। दक्षता का फॉर्मूला निकाय द्वारा किया गया कार्य बटा निकाय पर किया गया कार्य, आपका क्या कहलाएगा, दक्षता कहलाएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे, बात करते हैं इसमें आगे और क्या क्या है। तो बेटा एक दो पॉइंट और हैं और इसी के साथ अपने कार्य खत्म होंगे। और पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, जरूरी है ये। ठीक है। रफ करता हूं बेटा, आगे बात करते हैं। तो हमने अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में देख लिया, उत्क्रमणीय प्रक्रम में देख लिया। अब एक अपन समतापी प्रक्रम में कार्य देखेंगे, फिर रुद्धोष्म प्रक्रम में। मेनली अपने पास बेटा ये चार पूछे गए थे, जिसको अपन डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है।
देखिएगा, थर्ड, पहले बात की थी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, फिर उत्क्रमणीय प्रक्रम, आज उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कार्य। उत्क्रमणीय समतापी, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। बेटा उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य क्या होता है, देखिएगा, माइनस पी डीवी V1 से V2, यही होता है, सही बात है। बेटा चूंकि आपको पता है PV बराबर nRT होता है, बोलो सही है क्या, होता है PV बराबर nRT। साथ में बेटा आपको और क्या पता है, अवस्था समीकरण के अकॉर्डिंग भी अपन बात करें तो P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। तो PV बराबर nRT, तो P बराबर क्या आया, nRT बटा V आया, आया नहीं आया, पुट करो इसे, माइनस V1 से V2, P की जगह nRT बटा V डी। nRT को कॉमन निकाल लो, माइनस nRT 1/V dV, कहां से, V1 से V2। बेटा आज के बाद आप लोग ये ध्यान रखेंगे 1/V dV का समाकलन फिजिक्स में बताया होगा, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है तो घबराना नहीं है, याद रख लो, नहीं है तो, नहीं तो फिजिक्स में आपने समझा होगा। 1/V dV का समाकलन बेटा ये होता है ln V, लिमिट आ जाती है V1 से V2। फिर बोल रहा हूं ये केमिस्ट्री की चीज नहीं है, फिजिक्स की चीज है। ये जो सांप बना हुआ है इसे समाकलन बोलते हैं। 1/V dV का समाकलन ln V होता है, ln का मतलब log बेस E, डन। और ये याद रखें ln V है, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ln का मतलब बेस E, इसका मतलब बेस 10, किससे गुणा करना पड़ेगा, इससे। तो देखिएगा आगे, W बराबर माइनस 2.303 nRT log, अब ये लिमिट रख रहा हूं तो log V2 माइनस V1, जिसे log V2 अपॉन V1 बोलते हैं। ये बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना है। किस केस में बात कर रहे हैं अपन, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में। याद रखने की बात, 1/V dV ये है तो इसका समाकलन बेटा ln V होता है, ये फिजिक्स बोलती है। ये जो सांप है इसका मतलब समाकलन होता है। तो ये केमिस्ट्री की गलती नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आपको बताया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी नहीं बताया तो घबराओ मत, ये ध्यान रखो, इतना ये होता है यार, ये फॉर्मूला याद रखो। डेरिवेशन नहीं पूछेगा अपने न्यूमेरिकल में, ये फॉर्मूला काम आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बेटा देखो, चूंकि अवस्था समीकरण से मैं कह सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, तब मैं क्या बोल सकता हूं, जो आपका V2 बटा V1 आया है तो मैं ये बोल सकता हूं P1 बटा P2 इज इक्वल टू V2 बटा V1। तब फिर बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, अतः उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, या तो V2 बटा V1 या P1 बटा P2। बोलो बेटा सही बात है क्या। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। दाब दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और आयतन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। समाकलन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत बेटा हमको नहीं है। बोलो समझ में आती है क्या बात। चलो बेटा आगे, डन बेटा। तो हमने 3 प्रक्रम में कार्य देख लिया। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। उत्क्रमणीय प्रक्रम में W इज इक्वल टू माइनस पी dV, समाकलन V1 से V2। उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में हमें समाकलन या डेरिवेशन से मतलब नहीं है। एक ये फॉर्मूला आयतन के पदों में याद रखें, ये फॉर्मूला दाब के पदों में याद होना चाहिए। इसके बाद बेटा चौथा और लास्ट बात कर रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य क्या होगा। ठीक है, उसको और देख लेते हैं। इससे फिर अपने जो कार्य के फॉर्मूले थे वो खत्म हो जाएंगे, और फिर अपन बेटा जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसमें केवल अपन न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे तो देख लेते हैं। फोर्थ अपन ने बात की रुद्धोष्म प्रक्रम में
किया गया कार्य। तो बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहा हूं, तो देखिएगा, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम बोला है तो देखिए, चूंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, रुद्धोष्म प्रक्रम है इसलिए क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो सही बात है क्या? रुद्धोष्म प्रक्रम में क्यू जीरो होता है, ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है वो जीरो होता है। तो हमको क्या मिला, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, और आपने पढ़ा है पीछे डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डी टी होता है। नियत आयतन पर ऊष्मा डेल्टा ई होती है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। बोलो पता लगा क्या? तो अब कार्य की बात कर रहा हूं तो यहां से बोल सकता हूं डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी या एन सी वी डी टी, मतलब ताप में अंतर, मतलब T2 माइनस T1, पहला समीकरण। अब बेटा कार्य तो ये मिल गया, अब अलग अलग रूपों में इसे प्रदर्शित करेंगे। सीवी नहीं दिया है, सीपी दिया है, तो कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इनकी बात करेंगे। तो देखो, चूंकि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, पढ़ के आए हो मेयर संबंध से, तथा सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, पढ़ के आए हो। तो बेटा यहां से सीपी क्या बोला आपने, गामा सीवी, इस सीपी की वैल्यू यहां रखो। तो देखो आपने क्या बोला, गामा सीवी, सीपी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, गामा सीवी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां रख रहा हूं। माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीवी कॉमन ले लो, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर। तो यहां से सीवी क्या बोल सकते हो, आर अपॉन गामा माइनस 1। बोलो बोल सकते हो नहीं बोल सकते? इसे समीकरण नंबर 2 बोल दो। क्या आ गया आपके पास, आर अपॉन गामा माइनस 1। समीकरण 1 में बेटा ये पुट कर दो। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब तो अलग अलग रूप बनाएंगे बेटा, बात सब में कॉमन हो। सीवी के पदों में चाहिए, ताप के पदों में चाहिए, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य ये, और आर गामा जो पॉइजन कांस्टेंट था, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात था, उसमें देखो तो अपन आए इधर W इज इक्वल टू एन, सीवी की जगह मैं ये लिख रहा हूं आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, सीवी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं बेटा। तो ये आ गया एक आपके पास समीकरण हो। जब सीवी नहीं है, आर दे रखा है गैस नियतांक, तो क्या होगा, डन। आगे देखो बेटा और क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू, ओपन कर लो, एन आर T2 माइनस एन आर T1 अपॉन गामा माइनस। बेटा चूंकि PV बराबर NRT होता है, तो NRT की जगह देखो क्या लिख सकता हूं, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ये भी हो सकता है। NRT की जगह क्या लिख दिया, PV, तो P2V2 माइनस P1V1, ये भी बेटा लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो बेटा इतने सारे फॉर्मूलाज आपको बता रखे हैं, जो फॉर्मूला जहां पे यूज आ रहा है बेटा आप उसकी जगह वो पुट कर दो, तो यहां से फॉर्मूले चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब गामा माइनस 1 को भी चेंज कर सकते हो, ये देखो इधर, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ये है आपके पास गामा माइनस 1, तो मैंने बोला चूंकि CV इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, तो यहां से गामा माइनस 1 कितना आ गया, आर अपॉन CV, ये पुट कर दो। तो W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1, ये तो है ही, बटा गामा माइनस 1 की जगह R अपॉन CV, तो और क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हर का हर अंश CV P2V2 माइनस P1V1 अपॉन R, ये भी बेटा एक फॉर्मूला होगा। समझ में आ गई बात? तो इतने सारे फॉर्मूलाज आपको बता रखे हैं, जिस रूप में रुद्धोष्म प्रक्रम में वैल्यू दे उस रूप में आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो बेटा इस तरीके से अपन ने अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इन सब में कार्य को करके देखा कि किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है। समझ में आ गई बात? डन बेटा, चलें आगे। तो
तो अब आगे एक नोट देख लेते हैं और फिर अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बेटा नोट लगा के देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बताऊंगा कहां पे दिया हुआ है जब मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। डन। देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी आदर्श गैस को निर्वात में, जहां ये वर्ड मिल जाए वहां पे इंपॉर्टेंट काम है, किसी आदर्श गैस को निर्वात में मुक्त रूप से प्रसारित किए जाने पर किए गए कार्य का मान कितना, 0। निर्वात में आदर्श गैस को मुक्त रूप से प्रसारित करेंगे तो कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि निर्वात में P एक्सटर्नल जो होता है वो 0 होता है, बाहरी दाब 0, बंद होती है बिल्कुल ट्यूब, निर्वात मतलब बंद ट्यूब, बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो निर्वात में P एक्सटर्नल 0, तो बेटा कार्य का मान भी 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V माइनस, क्योंकि कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया जाता है और P एक्सटर्नल 0 हो गया तो कार्य भी क्या होगा, 0। कब? निर्वात में, जब मुक्त रूप से प्रसारित हो। कौन? आदर्श गैस। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो ये हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आदर्श गैस को निर्वात में मुक्त रूप से प्रसारित किया जाए तो कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि निर्वात में P एक्सटर्नल 0 होता है। और हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं, अतः हम जानते हैं कि कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया जाता है, कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया जाता है। और P एक्सटर्नल 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0, विरुद्ध किया जाता है। चूंकि P एक्सटर्नल 0 तब W भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बेटा बात? तो ये बेटा हमने कार्य की बात की। कार्य कहां से स्टार्ट हुआ था? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जिसमें हमने कार्य बोला माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। उत्क्रमणीय प्रक्रम जिसमें माइनस P dV, जहां समाकलन किया V1 से V2। उसके बाद उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम जिसमें V1 V2 के रिस्पेक्ट में और P1 P2 के रिस्पेक्ट में अलग अलग फॉर्मूला आया। W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log P1 बटे P2 या V2 बटे V1। रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें अलग अलग टर्म्स में फॉर्मूला देखा। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब Q बराबर 0। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, आदर्श गैस निर्वात में मुक्त रूप से प्रसारित हो तो कार्य का मान 0, क्योंकि निर्वात में P एक्सटर्नल 0 और कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध होता है तो कार्य भी 0। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इस चीज का खास ख्याल रखें। ठीक है, तो P एक्सटर्नल 0 विरुद्ध क्यों बोला बेटा? क्योंकि देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, चूंकि W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, तो ये माइनस क्यों आता है? क्योंकि दिशा के विरुद्ध काम होता है। हम तो रबड़ खींच रहे हैं, ठीक है, रबड़ तो उधर ही रहना चाहता है लेकिन हम जबरदस्ती खींच रहे हैं, तो दिशा के कारण बेटा माइनस का चक्कर पड़ता है, इसलिए विरुद्ध यूज किया गया है। इसलिए बोला है कि कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया जाता है। बोलो समझ में आती है क्या बात? डन बेटा। तो ये बेटा अपना मेनली फंडा था जिसमें अपन ने कार्य की बात की। बेटा नेक्स्ट जो भी अपन बात कर रहे हैं वो क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन अपन शीट के क्वेश्चन की भी बात करेंगे।
तो आज का बेटा काम की यदि मैं बात करूं जो आपको करना है, तो बेटा ध्यान रखें, क्वेश्चन मैं मेरी साइड से भी कराऊंगा। वैसे आप बेटा स्टेज 1 के क्वेश्चन 1 से 42 तक जितने भी आपको मिले आपको करने हैं, 1 से 42, और स्टेज 4 सेक्शन ए में जो मिल रहे हैं उनको करना है। ठीक है, जो जो आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं बता देता हूं। तो आपका बेटा होमवर्क जो है स्टेज 1 क्वेश्चन 1 से 42 और स्टेज 4 सेक्शन ए, जो जो क्वेश्चन आपसे हो जाए वो क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं। ये अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने हो जाए करके रखना, बाकी नहीं तो फिर मैं करूंगा। डन बेटा? ठीक है, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चंस करके देखना, नहीं होंगे तो बेटा फिर अपन डिस्कस करेंगे। बहुत है आज के लिए, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बात बेटा अपन कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।